औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से, और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग साइकिल। और अकाउंटिंग साइकिल को हमने डिस्कस किया है कि डिफरेंट उसमें फेजेस हैं, और हर एक फेज़ जो है वो नेक्स्ट फेज़ की जो है वो एज अ बेस काम करती है। और फर्स्ट जो हमारी स्टेज है वो है जर्नल, और ये हम अपने लेक्चर में जो है प्रीवियस लेक्चर में इसकी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ जर्नल एंड व्हाट इज़ फॉर्मेट एंड हाउ द डिफरेंट जर्नल्स आर recorded in this specific format. Now in this lecture we will illustrate different examples for your understanding. तो हमारा जो फर्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री फर्स्ट पेज ऑफ जर्नल में हमने रिकॉर्डिंग करनी है ट्रांजैक्शन की। और हम लोग जर्नलाइजिंग को भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफिक फॉर्मेट यानी कि जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं तो इस प्रोसेस को हम जर्नलाइजिंग करते हैं। ये एक स्पेसिफिक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, और इसका फर्स्ट कॉलम डेट का होता है, और नेक्स्ट कॉलम जो है वहाँ पे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, जहाँ पे हम पर्टिकुलर्स जिनको हम कॉलम को कहते हैं, थर्ड एंड फोर्थ कॉलम हमारा डेबिट और क्रेडिट का होता है। और ये हमारा एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है जिसमें हम आज ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, जो डिफरेंट जितनी भी हैं हमारे क्वेश्चंस में एज एन एग्जांपल के तौर पे। इसी तरह ही आपने अपना एक फॉर्मेट बनाना है। हमारा फर्स्ट कॉलम डेट का होगा, सेकंड डिटेल्स का, थर्ड एंड फोर्थ हमारा जो है डेबिट एंड क्रेडिट का होगा। ठीक है, और ये हमारी जो है डिफरेंट आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं इस क्वेश्चन में कि दिसंबर फर्स्ट में एक ट्रांजैक्शन हुई है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। फिर उसके बाद जो है 7 दिसंबर को ट्रांजैक्शन हुई है कि उन्होंने डिफरेंट गुड्स एसेट यानी कि उन्होंने ख़रीदे हैं, और पेमेंट जो है उन्होंने कैश के थ्रू की है। फिर उसके बाद 9 दिसंबर को उन्होंने कुछ जो चीज़ें बनाई थी, फॉर एग्जांपल ये मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो चीज़ें बना के अपने कस्टमर को बेचनी है, तो सवाती एक उनका कस्टमर है जिसको उन्होंने ये जो गुड्स बनाई थी उन्होंने बेची हैं 5,000 की। फिर उसके बाद 12 दिसंबर को उन्होंने कुछ उनको ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने कोई फर्नीचर ख़रीदा है ऑफिस के लिए, तो उसकी एक ट्रांजेक्शन की है उन्होंने 3,000 की। इसकी हम रिकॉर्डिंग करेंगे। उसके बाद जो है उन्होंने मंथ के एंड में या स्टार्ट में उन्होंने रेंट पे करना होता है अपनी ऑफिस का, या अपनी उस ऑर्गेनाइजेशन में जो जगह है जहाँ पे उनका ऑफिस है, तो उसकी कैसे ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग होगी। उसके बाद जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉइज़ जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में प्रोडक्ट्स को बनाने में, तो उनको उन्होंने जो सैलरीज पे करनी है, सैलरीज एक्सपेंस होता है ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसकी कैसे ट्रांजैक्शन होगी। तो ये देखें डिफरेंट ट्रांजैक्शन, ये तो अब यहाँ पे एज एन एग्जाम्पल के तौर पर आपको 5-6 ऐसे
ट्रांजैक्शन दिखा दी गई हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आकर होती हैं, जो भी आपने जो ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग में कैश की इन्वॉल्वमेंट भी लेक्चर है, जिसमें कुछ जो है आपने क्रेडिट भी किए होते हैं, उधार ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, यानी कि जो हम एंट्रीज ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको हम एसेट लायबिलिटी डेट वाइज ही रिकॉर्ड करते हैं। जनरल में दीज आर द 5 यू कैन से द मेन मेंबर्स और अराउंड विच द होल अकाउंटिंग क्योंकि ये हमारा बेसिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। इनके जो रूल्स जब तक किसी स्टूडेंट्स को नहीं आएंगे तो वो आगे ट्रांजैक्शंस की जो भी डिफरेंट स्टेप्स नहीं कर सकते। तो ये हमारा इसकी एक टिप मैंने आपको दी थी कि जो इसमें एसेट एंड एक्सपेंस है ये दोनों एक सबसे पहले तो आपने डिफरेंट क्या रूल है इनका कि एसेट और एक्सपेंस ये दोनों जब भी इंक्रीज होंगे तो हम इनको तो डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। और एसेट और एक्सपेंस की कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें एसेट और एक्सपेंस में डिक्रीज हुआ, कमी आई ऑर्गेनाइजेशन कैसे आपने उसको रिकॉर्ड करना है में, तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। और इसी तरह जो लायबिलिटी है ओनर्स इक्विटी है, आपने उसी फॉर्मेट में इस रूल का अपोजिट आपने पहले बनाना है, जो उसका फॉर्मेट है अपोजिट है। तो ये तीनों यानी कि लायबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू, ये तीनों जब भी जो है हमारे इंक्रीज होंगे तो इनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। यानी कि ऊपर आप देखें तो जिस तरह एसेट और एक्सपेंस जब भी दोनों इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, और ये तीनों जब भी इंक्रीज होंगे इनको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको आपने जहन में रखना है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होगी आपको जब ये रूल याद होगा तो आप आसानी से उसमें ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग में आपको आसानी होगी कि क्या चीज़ डेबिट करनी है और क्या चीज़ क्रेडिट करनी है। तो इसी तरह अब ये देखें कि ये तीनों लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू, ये तीनों जब भी डिक्रीज होती हैं तो हम इनको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। अब देखें ये बिल्कुल एसेट और एक्सपेंस का अपोजिट है। तो इन्हीं 7 रूल्स को आपने जो है ज़हनशी करना है, ठीक है। जो इनके एसेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, ओनर्स इक्विटी और रेवेन्यू के जो रूल्स हैं इनको बस आपने जहन में रखना है। तो आगे जो हम ट्रांजैक्शन करेंगे वो सारे इन्हीं की बेस पे ही हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिसमें हमने 5-6 एग्जाम्पल के तौर पे जो ट्रांजैक्शंस हमने इधर दी हैं को हम डिस्कस करते हैं कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस जो हैं हमारी हुई हैं। जिस तरह हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन थी कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और ये किस डेट को हुआ है, 1 दिसंबर को। 75,000 ओनर ने, या जो भी उसका ओनर है उसने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा है, ठीक है। अब हमने इसकी ट्रांजैक्शन की इस एंट्री की रिकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। ट्रांजैक्शन आकर हो गई, जब हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसे हम ट्रांजैक्शन एंट्री कहते हैं, और जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में हम जाके इसको रिकॉर्ड करेंगे इसे हम कहेंगे जर्नलाइजिंग। अब आपने इसी तरह जर्नलाइजिंग करनी है। क्या करना है कि इस ट्रांजैक्शन में 2 आइटम्स इफेक्ट हो रहे हैं। कौन सा था? एक आपने इन्वेस्ट किया कैश, कैश क्या था? एसेट। दूसरा कौन सा आइटम है? ओनर्स इक्विटी, यानी कि उसने कैपिटल इंक्रीज हुआ। तो अब आपने डेबिट क्रेडिट का रूल याद करना है कि इसमें 2 आइटम इफेक्ट हो रहे हैं। हर एक आइटम को फिर आपने ये भी देखना है कि अब एसेट का आइटम हुआ है तो वो इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुआ है, फिर आप अपने डेबिट क्रेडिट रूल को मद्देनजर रखेंगे। अब इसमें कैश क्या हुआ है? इन्वेस्टमेंट हुई है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पैसा आया है, तो जब इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट की पैसे की, इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो देखें हमने डेबिट वाले कॉलम में 75,000 जो उसकी अमाउंट थी हमने रिकॉर्ड कर दी, ठीक है। और ये हमेशा इसकी रिकॉर्डिंग का तरीका ये है कि डेबिट कॉलम जब आप लिखेंगे तो अमाउंट को हमेशा कॉलम की राइट साइड से लिखते हैं, ना मिड में लिखते हैं और ना कॉलम के लेफ्ट पे लिखते हैं, ठीक है। यानी कि डिजिट्स को जो लिखने का इसका एक तरीका है। और उसके बाद जो हमारी ओनर्स इक्विटी है, तो इसमें देखें कि हमारी ओनर्स इक्विटी कैपिटल इंक्रीज हुआ है तो ओनर्स इक्विटी में इंक्रीज आया। इंक्रीज इन ओनर्स इक्विटी इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो देखें हमने क्रेडिट वाले कॉलम में जो है 75,000 रिकॉर्ड किया है। नीचे जो हमने स्मॉल ब्रैकेट्स में जो उसकी लिखी है इसे हम कहते हैं नरेशन, यानी कि आपने हर एंट्री के नीचे उसकी नरेशन देनी है, यानी कि एक्सप्लेनेशन देनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। तो आपने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देखें इधर देनी है कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, कि ऊपर जो कैश डेबिट हुआ है या ओनर्स इक्विटी क्रेडिट हुई है, तो नीचे ये उस चीज की एक डिटेल आ जाती है उस ट्रांजैक्शन की। तो दूसरी तरफ ये भी देखें कि डेबिट्स जो हैं वो क्रेडिट्स के इक्वल हैं, और हमारा डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये होना चाहिए। यहाँ पे जो LF जहाँ पे लिखा हुआ है ये हमारे लेजर के लिए एक रेफरेंस नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर
जो इन्वेस्टर है वो एक मंथ में 3 बार भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो वो तीनों जो डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगी, मतलब अगर उसने एक रकम को किया है, 1 तारीख को कर लिया और एक 30 तारीख को कर लिया है, तारीख वाइज तो डिफरेंट होंगे, लेकिन ट्रांजैक्शन क्या की है उसने, कैश की है, इन्वेस्टमेंट की। तो जब जब आप लेजर में पोस्टिंग करने जाएंगे तो ये कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है। तो ये जो रेफरेंस नंबर होता है ये आपको हेल्प करता है कि कौन सी ट्रांजैक्शन का क्या रेफरेंस नंबर था। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड एंट्री की तरफ। सेकंड एंट्री हमारी है 7 दिसंबर को ही है, जिसमें हमने परचेज गुड्स फॉर कैश, उसने 10,000 की जो है वो उसमें खरीदो फरोख्त की है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम कैसे करेंगे, पहले तो आपने आइडेंटिफाई करना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से 2 आइटम्स इफेक्ट हुए हैं। एक तो उसने परचेजिंग किया, परचेज जब भी आप कोई चीज करते हो आपके हाथ में एक एसेट आता है, तो इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। और दूसरा जो है आपने कैश के थ्रू पेमेंट की है, तो कैश आपका एसेट है, तो डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो देखें कि आपने वैसे ही स्पेसिफिक फॉर्मेट में जो हमने 1 दिसंबर की एंट्री की थी उसी के नीचे ही आपने करना है। यहाँ पे मैंने एक अनदर स्लाइड में आपको आसानी के लिए बता रही हूँ हर एक ट्रांजेक्शन को, लेकिन आपने जब जनरल का एक फॉर्मेट बना लिया, एक एंट्री के नीचे ही लाइन लगा के फिर आपने दूसरी एंट्री की रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें गुड्स आपके एसेट्स थे, तो इंक्रीज इन एसेट्स को हमने डेबिट कर दिया है, कैश आपके हाथों से चला गया क्योंकि कैश एसेट था, और डिक्रीज इन एसेट विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। नीचे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश ये आपकी नरेशन है, जिसे हम डिटेल भी कहते हैं। जो थर्ड ट्रांजैक्शन हुई है वो हमारी 9 दिसंबर को हुई है, और यहाँ पे उसने अपने एक कस्टमर को जो है जो उसने गुड्स बनाए थे, जो भी गुड्स उसने बनाए हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स, यानी कि ये उसने बेचे हैं। अब यहाँ पे सेल की ट्रांजैक्शन हुई है, तो यहाँ पे आपने पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन से 2 आइटम्स जो है वो इफेक्ट हो रहे हैं। एक तो आपने गुड्स बेच दिए, दूसरा आपने क्या किया कि अपनी सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है, तो सवाती जो कस्टमर था वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने उसको जो गुड्स हैं बेच दिए हैं। तो डिक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो सेल्स रेवेन्यू भी आपकी साथ में इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। ठीक है, तो इस तरह आपने एंट्रीज की रिकॉर्ड करनी है, वो 5 दिसंबर वाली एंट्री के नीचे। अब 9 दिसंबर की एंट्री के नीचे आपने लाइन लगानी है, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, उसने फिर फर्नीचर परचेज किया है, तो इसमें परचेजिंग की जो है ट्रांजैक्शन हुई है, एंट्री हुई है, यानी कि फर्नीचर आपका एसेट होता है, एसेट आपके पास आ गया, तो एसेट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो आप इसको डेबिट करेंगे। तो आपने कैश पे ट्रांजैक्शन की है, तो समझो कि कैश आपका एसेट था, तो आपने जब पेमेंट की है कैश की फॉर्म में, तो कैश आपके हाथों से चला गया। डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो आपने इसी तरह उसको, फर्नीचर आपका डेबिट हो गया, कैश आपका क्रेडिट हो गया, अमाउंट डेबिट क्रेडिट की सेम रहेगी। और डबल एंट्री के सिस्टम, हमेशा हम 2 एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं ना, एक डेबिट और एक क्रेडिट। एक ट्रांजेक्शन में 2 आइटम्स आपके इफेक्ट जरूर होते हैं, यानी कि एक इंक्रीज में और दूसरा डिक्रीज में। नीचे आपने वैसे ही नरेशन देनी है कि फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। उसके बाद जो है हमने रेंट पे की है अपने ऑफिस का, या जहाँ पे मतलब आपकी जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं, तो ऑफिस है या स्टोर है जो भी है, तो उसकी कोई ट्रांजैक्शन हुई है 25 तारीख को, फिर आपने रेंट पे किया है। आपने देखें ट्रांजैक्शन डेट वाइज ही रिकॉर्ड करनी है, इसलिए हम जर्नल को क्रोनोलॉजिकल बुक भी कहते हैं कि हियर द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली इन अ सीक्वेंशियल वे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि उसने जब रेंट को पे किया है, तो जो आपका रेंट है, रेंट बेसिकली एक्सपेंस होता है, तो हमने ये पहले ही पढ़ा है कि इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। तो यहाँ पे देखें आपका जो है एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, तो हमने 1000 डेबिट रिकॉर्ड कर लिया। साथ में दूसरा कौन सा आइटम इफेक्ट हुआ है, एसेट, कैश। कैश एसेट है, तो कैश जब आपने पे किया तो कैश चला गया, यानी कि एसेट पे कमी आ गई, तो डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। नीचे आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आपने क्या पे किया, रेंट एक्सपेंस पेड। हमारी जो नेक्स्ट एंट्री है वो है, उन्होंने की है कि जी अपने एम्प्लॉइज को उन्होंने सैलरीज पे की हैं, और 30 दिसंबर को जो है
हमने जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको किया है। तो जो हम सैलरीज पे करते हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशन का एक एक्सपेंस होता है। तो इंक्रीज इन एक्सपेंस इज़ रिकॉर्डेड एज डेबिट, और साथ में आपने कैश में पेमेंट की है तो कैश जो है चला गया है, तो डिक्रीज इन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। नीचे आपने इसी तरह एक्सप्लेनेशन देनी है। ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन हुई यानी कि सैलरी को डेबिट किया है और कैश को क्रेडिट किया है, तो इधर क्या हुआ है, यानी कि ऑडियंस के लिए या रीडर्स के लिए एक ये हेल्पफुल होता है। नीचे नरेशन दे दी जाती है, छोटी सी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और हमेशा स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इसको ओपन नहीं छोड़ा जाता। इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ही आपने उसको दे के नीचे आपने लाइन लगानी होती है कि एंट्री आपकी क्लोज हो गई है। जब आप सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसी तरह आपका एक खूबसूरत सा एक जर्नल जो है तैयार हो जाएगा। वन बाय वन देखें आपने जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए हैं, यानी कि दिसंबर 1 की थी एंट्री थी, फिर दिसंबर 7 की थी, फिर 9 दिसंबर को हमने एंट्री रिकॉर्ड की है, फिर 12 की थी, फिर 25 को, फिर इसी तरह यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस में डे वाइज ये जो है मेंटेन किया जाता है, और उसमें डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को इसी तरह रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर साथ में नीचे इनका बैलेंस किया जाता है कि डेबिट्स और क्रेडिट्स इक्वल हैं या नहीं है। तो डेबिट्स और क्रेडिट्स को हमेशा इक्वल ही होना चाहिए। यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे भी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस दी गई हैं। एक कंपनी है फ्रेजर एप्लियंसेस, जो डिफरेंट ये जो इक्विपमेंट्स हैं एप्लियंसेस हैं वो बनाते हैं, और उनकी हमने जितनी भी डेली टाइम पे जो उनकी ट्रांजैक्शंस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग हम करते हैं। डिफरेंट हम इधर फर्स्ट इसकी जो ट्रांजैक्शंस थी उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। फर्स्ट कौन सी थी, उसने $80,000 है उसने इन्वेस्ट किया, $80,000 ठीक है। फिर उसने तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सेम वही प्रोसेस आपने वही फॉर्मेट बनाना है। पहले डेट का वेकेंट था जो कि वो पार्किंग लेजर इस्तेमाल करेंगे, डेबिट का कॉलम होगा और क्रेडिट का कॉलम। उसकी मालियत है $1,02,000, आपने डेट मेंशन करने की कौन सी डेट में ट्रांजैक्शन हुई है जो है पर्टिकुलर्स में जाके आपने वो दो अकाउंट मेंशन करना है। बाकी की जो अमाउंट दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे एक हो रहा है
हमारा एसेट यानी कि लायबिलिटी कैश, जनरेट और कर दूसरा लिया हमारा कि मैं इसको ओनर्स आपको इक्विटी का बाद में अकाउंट हो रहा है, यानी पे कर कैपिटल लूंगा। यहाँ से इफेक्ट हो तो रहा है। एक उसके चीज बाद इंक्रीज हो रही है, दूसरी 15 अक्टूबर को डिक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ पे जो है जो हमारा amount कैश की जो है वो है एसेट उसने है वो भी payment इंक्रीज की हो है, रहा है, और Hampton साथ में हमारी Supply जो ओनर्स उसका इक्विटी भी supplier है, इंक्रीज जिससे हो रही उसने है। माल तो खरीदा हुआ, चूंकि उसने अकॉर्डिंग टू डेबिट उसको एंड payment क्रेडिट करनी रूल्स है एक जो है हम specific time के बाद। उसको देखेंगे तो फिर हमारा 18 एसेट अक्टूबर को जो इंक्रीज है हो रहा है, तो उसने अकॉर्डिंग टू बैंक से डेबिट जो है क्रेडिट कुछ रूल जो है उधार ले लिया ये 30,000 डेबिट रिकॉर्ड होगा, और डॉलर ओनर्स का, और इक्विटी उसने जब भी कहा कि जी इंक्रीज मैं होती है तो आपको उसको हम 90 क्रेडिट डेज रिकॉर्ड में करते within हैं। 90 तो नीचे days आपने जो है नरेशन ये देनी है कि आपको ओनर दोबारा इन्वेस्टेड repay एडिशनल कर कैश इन दूंगा। बिजनेस, तो ठीक यहाँ है? पे आपकी और फिर एंट्री 23 दिसंबर कंप्लीट को हो जो गई। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एंट्री की तरफ। नेक्स्ट एंट्री में वो यही कहता है कि उसके साथ में एक वेकेंट प्लॉट था, जो कि वो उसने कहा कि मैं इसको परचेज कर लेता हूँ, उसको पार्किंग के लिए हम यूज़ करेंगे। तो इसमें इसकी जो कुल मालियत है वो $1,02,000 है, जिसमें से उसने कहा है कि मैं 30,600 तो आपको पे करता हूँ, बाकी को जो है मैं आपको बाद में पे कर दूंगा। ठीक है, यानी कि उसने लाइबिलिटी जनरेट कर दी। अब इस ट्रांजेक्शन में हम यूँ देख लें कि कंपाउंड एंट्री है, यानी कि इसमें तीन चीजें अफेक्ट हो रही हैं। क्या है? एक तो आपने जो परचेज किया लैंड आपका क्या है? एसेट होता है, बेशक फिक्स्ड एसेट है लेकिन एसेट है। और अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल जो है ये जो है डेबिट रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इंक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। आपने जब एक लैंड परचेज की है, आपकी मालियत यानी कि एसेट्स में इजाफा हुआ है, तो ये उसको हम डेबिट रिकॉर्ड करेंगे। साथ में आपने जो पेमेंट 30,600 की है वो क्या है? वो है कैश आपके हाथों से चला गया, यानी कितने का चला गया, जितने का भी चला गया वो आपने उतना उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करना है। बाकी आपने साथ में जो कहा कि रिमेनिंग अमाउंट जो है वो मैं बाद में पे कर दूंगा, तो वो अपने लायबिलिटी जनरेट कर दी। तो लायबिलिटी क्या है कि जब भी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो जितनी की भी अमाउंट थी जो रिमेनिंग उसने देनी है, तो वो 71,400 है, तो वो उसने जो है हम लोग क्रेडिट रिकॉर्ड कर देंगे। और नीचे आपने वैसे ही नरेशन देनी है स्मॉल पैरेंथेसिस के अंदर, और अपनी इस एंट्री की क्लोजिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट डेट की और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं। थर्ड में उसने क्या किया है कि उसने जो है हैम्पटन सप्लायर जो था उसकी कंपनी से उसने उसको पेमेंट कर दी है। ठीक है, तो जो पेमेंट कर देगा तो इसका मतलब ये है कि जो उसके सर पे उधार था फॉर एग्जांपल $976 का, तो वो कम हो गया। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। और आपने पेमेंट की है तो कैश में की है, कैश आपका एसेट था, एसेट डिक्रीज हो गया। एंड डेबिट क्रेडिट रूल्स के मुताबिक डिक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। तो यहाँ पे देखिए हमने वैसे ही की, और नीचे आपने नरेशन देनी है कि पेड इन फुल अमाउंट ड्यू, जितने भी थे आपने हैम्पटन सप्लाई को देने थे वो आपने फुल पे कर दिए हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ एंट्री की तरफ। उसने बैंक से 30,000 का कर्ज लिया है और उसने ये कहा है कि मैं 90 दिन के अंदर जो है आपको दोबारा रीपे कर दूंगा। अब आप देखें कि उसके पास अगर उसने कर्ज लिया तो कैश तो आ गया उसके पास। कैश क्या है? आपका एसेट है। एसेट क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। और डेबिट क्रेडिट रूल क्या कहता है कि इंक्रीज इन एसेट इज रिकॉर्डेड एज डेबिट। उसको हमने डेबिट रिकॉर्ड कर दिया, तो कैश उसका जो डेबिट हो जाएगा 30,000। साथ में उसने लाइबिलिटी जनरेट कर दिया है कि मैं 90 डेज के अंदर दूंगा, तो यानी कि उसने अपनी लाइबिलिटीज को इंक्रीज किया है। इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। यहाँ पे सॉरी टाइपिंग एरर है कि 30,000 जो क्रेडिट की अमाउंट है वो जरा नीचे चली गई है, लेकिन आपने कॉलम में उसके बिल्कुल सामने ही लिखनी होती है, लेकिन उसके कॉलम में। उसके बाद हम चलते हैं कि उसके बाद दूसरी जो हमारी एंट्री है 23 अक्टूबर को, कि उसने अपने कस्टमर से जो है 2900 का जो है वो कलेक्ट किया है। इसमें उसने जब कैश अपने रिसीवेबल्स कलेक्ट कर लिए हैं, तो इंक्रीज इन एसेट्स इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज डेबिट। और जब आपके रिसीवेबल्स जो हैं वो आपके करंट एसेट ही हैं, तो एक एसेट तो इंक्रीज हो गया, कैश आ गया। दूसरा जो आपका अकाउंट रिसीवेबल था, यानी कि जो आपके कस्टमर्स थे या डेटर्स थे जिनसे आपने रिसीव करना था, वो भी आपके एसेट ही हैं। और वो एसेट जब आपने रिसीव कर लिया तो समझो उनमें कमी आ गई। तो डिक्रीज इन एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे इसकी नरेशन जो है वो टाइपिंग में गलत हो गई है, जबकि यहाँ पे यही लिखना था कि कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर जो भी है। ऑफिस के लिए उन्होंने कुछ इक्विपमेंट परचेज किए हैं टावर कंपनी से, जिनकी मालियत है
$6,200, जिसमें से उन्होंने $1,500 की तो उसी टाइम ही उन्होंने कैश डाउन पेमेंट कर ली और बाकी की जो रिमेनिंग अमाउंट थी उन्होंने कहा कि हम 30 डेज के अंदर आपको पे करेंगे, यानी कि उसने यहाँ पे अपने साथ में रिमेनिंग अमाउंट की लाइबिलिटी भी जनरेट कर दी। तो ये भी हमारी कंपाउंड एंट्री हो गई कि एक ही ट्रांजैक्शन में 3 आइटम्स जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो एक आपका एसेट हो रहा है जो कि इंक्रीज हो रहा है, इक्विपमेंट्स आपके एसेट्स हैं। दूसरा एसेट आपका फिर से इफेक्ट हो रहा है लेकिन वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कि जिसमें आप पेमेंट किया है। और थर्ड आपकी लायबिलिटी इफेक्ट हो रही है। तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे कि कैश आपके ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास आ गया, इंक्रीज इन एसेट हो गया, और इंक्रीज इन एसेट्स को हम ऑलवेज जो है डेबिट रिकॉर्ड करते हैं। साथ में आपने कैश की जो जितनी भी पेमेंट की है वो अमाउंट जो है आपकी क्रेडिट हो जाएगी। और लाइबिलिटी जब कर दिया तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी भी हम अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जब आप तमाम ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर लेंगे तो इसी तरह का ही आपका ये स्पेसिफिक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा जिसे हम जर्नल कहते हैं। और इसी तरह ही डिफरेंट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग वन बाय वन क्रोनोलॉजिकल वे अकॉर्डिंग टू डेट एंड टाइप आप इस तरह रिकॉर्ड करेंगे। और हर एक ट्रांजैक्शन के नीचे आपने लाइन आपने ड्रॉ करनी है और उसके बाद ही नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है आपकी स्टार्ट होगी। जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जिस तरह इस क्वेश्चन में आपको 6 ट्रांजैक्शन दी गई थी तो आपने 6 की ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की और नीचे आपने डेबिट्स और क्रेडिट्स को इक्वल करना है। एट द एंड ऑफ द डे आप जो है वो उसकी क्लोजिंग के टाइम जब करते हैं तो डेबिट्स को अमाउंट जो है वो क्रेडिट अमाउंट के इक्वल है।
ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपने सॉल्व करने हैं अपने असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको दे रही हूँ। ये भी सेम ऐसे ही हैं कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपको दी गई हैं और आपने उसको इसी तरह जो उसके जर्नल का फॉर्मेट है उसमें रिकॉर्ड करना है। जिस तरह यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है कि मिस्टर जीशान ने जो है ऑर्गेनाइज्ड अ कारपोरेशन टू प्रोवाइड क्रॉप डस्टिंग सर्विसेज, और जो है वो उसको इमीडिएटली जो है उसको वो स्टार्ट करना चाह रहा है अपने तमाम ऑपरेशंस को। तो क्या ट्रांजैक्शन हुई है? जून 1 को उसने $60,000 जो है वो इन अ बैंक अकाउंट, ये एक और एग्जांपल के तौर पे आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें भी डिफरेंट ये ट्रांजैक्शंस दी गई हैं और आपने इसी तरह स्पेसिफिक जो उसका फॉर्मेट है जर्नल का, आपने उसमें जाके इन ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करनी है। किसी में परचेजिंग हुई है, सेलिंग हुई है, ये भी डिफरेंट इसको 5-6 ट्रांजैक्शंस की आपको क्वेश्चन दिया गया है। ये सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो भी आप की रिकॉर्डिंग करें। इंशाल्लाह इससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा अकाउंटिंग साइकिल का नेक्स्ट फेज होगा, जिसे हम कहते हैं पोस्टिंग के लेजर क्या होता है और उसमें हम कैसे ट्रांजैक्शंस जो हमने इसमें जर्नल में रिकॉर्ड किए हैं और यहाँ से ही हम आगे लेके जाते हैं, इन्हीं ट्रांजैक्शंस को फर्दर आगे पोस्ट करते हैं। और पोस्टिंग का प्रोसीजर कैसे होता है, लेजर कैसे बनाते हैं और उसका क्या स्टेप है, क्या प्रोसीजर है, इसको हम नेक्स्ट में इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।